तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। भाइयों के भाई कड़ी में आज हम बात करेंगे वसई विरार के उन दो भाइयों की जिनके बारे में सुनने के लिए आप हमेशा बेताब रहते हो। हालांकि हमने 2-3 एपिसोड ऑलरेडी किए थे कुछ महीने पहले, लेकिन फिर भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि भाई ठाकरे के बारे में हमें कुछ और बताइए, कुछ और बताइए। ये वो दौर था जब अर्ली 70s में, जब वसई विरार में बहुत बड़े लेवल पे तरक्की होने लगी। नए नए बहुत बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनने लगे। उसके पहले तो उस एरिया को स्लीपी विलेज कहा जाता था, एक सोया हुआ गांव वसई। जो वसई गांव था बेसिकली वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया था, लेकिन जो खेती बाड़ी का काम ज़्यादा था वो लोकल महाराष्ट्रियन लोग करते थे। तभी थाना जिला पड़ता था और जो पुलिसिंग होती थी वो थाना रूरल पुलिस करती थी। अब तो वहाँ पे पालघर जिला बन गया है, उनका अपना इंडिपेंडेंट पुलिस का सिस्टम बन गया। एसएसपी वहाँ बैठता है, कमिश्नर पालघर का वहाँ बैठता है, पुलिस का एसएसपी। तो उस ज़माने में ये बहुत स्केर्सली पॉपुलेटेड एरिया था। दूर दूर गांव थे, छोटी छोटी बस्तियाँ, छोटे छोटे गांव, ट्राइबल लोग ज़्यादा जिनका अपना ट्राइबल कल्चर होता था। एकदम जब अर्ली 70s में, मिड 70s में वहाँ पे डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, तो विरार तो पहले से थोड़ा बड़ा टाउन था, लेकिन वसई बहुत छोटा गिना जाता था। तो ये जो 3-4 छोटे छोटे सिटीज़ जो मीरा रोड भाईंदर के बाद आते हैं, बियॉन्ड द क्रीक के उस तरफ, जिनमें नालासपाड़ा, अपना नायगांव, उसके बाद वसई, उसके बाद विरार। तो इस किस्म के जो ये सैटेलाइट टाउनशिप थे, ये बहुत तेज़ी से डेवलप होने शुरू हुए। और जैसे ही डेवलपमेंट तेज़ी पकड़ती है, उसके साथ साथ क्राइम का बोलबाला भी बढ़ता है। ज़मीन खाली करवाने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, फिर वहाँ पे उसको डेवलप करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए। जो रिजल्टेंट डिस्प्यूट होते हैं कोर्ट कचहरी से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स का इस्तेमाल होता है, उसमें फिर आपको बदमाश चाहिए। अब बदमाशी करोगे तो उसके साथ साथ आपको पुलिस के साथ लिंक बना के रखने पड़ेंगे। जो लोकल पॉलिटिकल बॉसेस हैं उनके साथ आपको बना के रखनी पड़ेगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो आपके काम आ सकें। और इसके साथ साथ जो एक ओवरऑल जो माफियाडम होती है सिटी की, उनके सरगनाओं से बना के रखनी पड़ती है अगर आपने बड़े लेवल पे काम करने हैं तो वही हुआ। एक्चुअली इनके पहले, भाई ठाकरे के पहले उस एरिया में कोई इतना बड़ा नाम वाला कोई दादा बदमाश नहीं था, क्रिमिनल नहीं था। छोटे मोटे बहुत थे, अपने लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड फील्ड में काम करते थे। स्मगलिंग भी होती थी, पहले भी होती है, बाद में भी हुई। लेकिन भाई ठाकर ने 89 तक, 53 या 54 का उसका बर्थ है, लेकिन 89 तक भाई ठाकुर ने अपना पूरा दबदबा उस इलाके में बना लिया था। उसका सबसे बड़ा कारण था हर किस्म के छोटे मोटे बिजनेस में, धंधे में अपने आदमी पूरी तरह इन्होंने फैला के रखे थे। तो हर जगह पे इनका होल्ड था। और जब कंस्ट्रक्शन बूम आई, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज पानी की सप्लाई नहीं थी पूरे वसई विरार एरिया में, नालासपाड़ा में, नायगांव में। तो सबसे पहला काम जो भाई ठाकर ने ऑर्गेनाइज क्राइम का किया, वो पानी बेचने का किया। जितने टैंकर उस एरिया में चलते थे, सैकड़ों टैंकर पानी के, वो भाई ठाकर के कंट्रोल में चलते थे। अब आदमी को जीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए पानी तो चाहिए चाहिए। पानी नहीं मिलेगा तो आपके तो मर्जी करवा लो मजबूरी में। तो वो पानी की शॉर्टेज आर्टिफिशली भी क्रिएट की गई। लोगों को नए कुएं नहीं खोदने दिए गए,
लोगों को मोटर वगैरह नहीं लगवाने दी गई कि ज़मीन से नीचे से पानी खींच के अपने घर में मोटर लगा के टैंक भर ले। तो वो जो पानी की दादागिरी सबसे पहले शुरू की, वहाँ से इनको मसल पावर मिली। अब आपके पास अगर सैकड़ों टैंकर आपके चलते हैं तो एक टैंकर पे 2 आदमी तो होते हैं, तो एक सैकड़े लोगों की एक प्राइवेट आर्मी आपकी बन जाती है। उसके साथ साथ भाई ठाकर ने हाथ मिलाया। HDIL ग्रुप था जो दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस का कंपनी कारपोरेशन, उनके जो मालिक थे, उनके साथ गांठ जोड़ किया। ज़मीन ये खरीद के देते थे और उसके ऊपर डेवलपमेंट जो थी वो दीवान हाउसिंग वाले किया करते थे। तो बहुत बड़ा एक नेटवर्क और जुंडली एक बना ली जो हर चीज़ पे कंट्रोल करती थी। उसके साथ साथ बड़े बड़े बैंकों से पैसे लेने शुरू कर दिए। जो इनके पहले जो पॉलिटिकल मास्टर्स थे उस एरिया के, वर्तक, बाहू वर्तक और उनकी बीवी ताराबाई वर्तक, उन्होंने उस एरिया में बहुत काम किया था। बहुत बार वो MLA भी रही। उसके बाद जो ज़िला परिषद होती है विरार की, उसकी भी चेयरमैन रही। लेकिन उसके साथ साथ उनकी पॉलिटिक्स नीट एंड क्लीन थी, साफ सुथरी राजनीति थी। उन्होंने बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, अदर टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोली और पूरे इलाके में बहुत अच्छा होल्ड बना के रखा था। और 1989 में जब सब छोटे मोटे क्राइम, उसके पहले मर्डर भी हुए, सब हुआ, लेकिन किसी ने भाई ठाकर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की। उन्हीं जो बदमाशी चलती थी उसके चक्कर में भाई ठाकर की एक आँख को भी नुकसान पहुंचा। जो दुश्मन थे उन्होंने आग फोड़ दिया, लेकिन वो भाई ठाकर को उसके आगे बढ़ने को नहीं रोक सके। तो सबसे बड़ा केस हो गया 89 में सुरेश दुबे केस, जिसमें बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा। शंकर राव मुख्यमंत्री थे, नायक महाराष्ट्र के, सुधाकर राव। तो उन्होंने अपना जब लोगों की शिकायतें पहुंची, तब बातचीत पहुंची, तो पहली बार उन्होंने एक पुलिस का बड़ा तकड़ा हमला बोला भाई ठाकर के नेटवर्क पे, और पहली बार एक बड़े केस में भाई ठाकर को अरेस्ट किया गया। और वो भी बहुत कानूनी लड़ाई के बाद। कोई गवाह खड़ा होने को तैयार नहीं था, कोई इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था, पुलिस ऑफिसर कोई इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं था। और एक दो जजेस तो ट्रांसफ़र करवा के जब छुट्टी पे चले गए कि हमें ये केस लड़ने नहीं है, भाई ठाकर से दुश्मनी कौन डाले। तो ये इस किस्म के और फिर एक ऑफिसर आए वहाँ पे, DIG सुराडकर साहब, उन्होंने कुछ हिम्मत दिखाई, पुलिस को रिजॉविनेट किया, उनको इंस्पायर किया, और एक एक करके वो सब केसेस की परतें खोल के उस केस को उसके लॉजिकल एंड तक पहुंचाया। तो 89 से बाद भाई ठाकर का जेल में आना जाना शुरू हो गया, जो 2021 तक जारी रहा। 21 में वो आखिरी किसी केस में से, शायद यही केस था इसकी, जो टाडा के नीचे जो केस चल रहा था, उसमें से कोई फाइनल को लंबी ज़मानत मिली, या शायद केस खत्म हुआ कहते हैं। तो वो 2021 में फाइनली भाई ठाकर जेल से बाहर आके अपने घर में रहने लगा है। लेकिन 1990 में, 89 में जो होता है, तो 90 में उनका छोटा भाई हितेंद्र ठाकर जो है वो इलेक्शन लड़ता है। उसको पॉलिटिक्स में लाने वाली भी ताराबाई वर्तक थी। उसने इसको सबसे पहले, जब उनके ही कॉलेज का स्टूडेंट था, तो इसको यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया विरार एरिया का। और वहाँ से इसको करते करते वो 1990 में पहली बार उसको कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट दिलवाई गई। कहीं ना कहीं अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखते हैं तो हर बड़े क्रिमिनल की साठ गांठ कहीं ना कहीं कांग्रेस से मिली जुली लगती है। उसके उसी टाइम पे उसके दूसरी तरफ इलाके में, उल्हासनगर में, पप्पू कलानी भी इसी तरह स्टूडेंट मूवमेंट से निकल के कांग्रेस का MLA बनता है। उसके बाद में दूसरी पार्टी में जाता है।
फिर अपनी पार्टी बना लेता है और 7-8 बार एमएलए बन जाता है। जितने केसेस उसके ऊपर बने उतने तो भाई ठाकरे के ऊपर भी नहीं बने, लेकिन आज के दिन में वो भी ये जिसको कोरोना जमानत बोलते हैं, पैरोल, वो लेके वो भी अपने घर से, जेल से बाहर अपने घर पे बैठा है। तो लेकिन अ, भाई ठाकरे के जेल जाने के बाद जो लोगों को लगता था एक वैक्यूम आएगा, एक थोड़ी बात रुकेगी उसकी क्राइम एम्पायर की, वो नहीं हुआ, क्योंकि उसके छोटे भाई हतेंद्र ठाकर ने पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। वही दरबार जो भाई ठाकर लगाया करता था, वही दरबार हतेंद्र ठाकर ने लगाना शुरू कर दिया। और जब आप एमएलए बन जाते हो तो आपको एक इनबिल्ट सिक्योरिटी मिल जाती है। एक सरकारी गनमैन, एक दो आप साथ में रख सकते हो। सरकारी अफसर आपको झुक के सलाम करेंगे, कलेक्टर आपको देख के खड़े हो जाएंगे। तो उसने बड़े शरीफ तरीके से भाई ठाकर की बनाई हुई जो कारोबार था सारा, उसको कंसोलिडेट किया, लीगली उसको लीगल रूप दिया। करते करते स्कूल कॉलेज खोलने शुरू कर दिए। जिस किस्म के काम पहले ताराबाई वर्तक और उनके पति जो थे, हस्बैंड थे, वो किया करते थे। तो काफ़ी सारे स्कूल बनाए, ट्रस्ट बनाए, उसका नाम वीवा रखा। वो ट्रस्ट के नीचे काफ़ी सारे और काम, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस, एक बीच में कुछ टैक्सियाँ भी चलाई थी, टैब कैब। तो ये काम, हर काम में इन्होंने वो बिज़नेस को बढ़ाया और उसको कंसोलिडेट करने का काम हतेंद्र ठाकर ने किया। जब इनका नाम, जैसे कहते हैं कि कांग्रेस को लगने लगा कि ये लोग क्रिमिनल हैं तो हमारी पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो अगली दूसरी बार टिकट नहीं दिया, रिफ्यूज़ किया। तो हतेंद्र ठाकर ने एक नई पार्टी बना ली अपनी। वो एक इलेक्शन उस पार्टी के नाम से लड़ी और उसके बाद नेक्स्ट टाइम नाम रख लिया बहुजन विकास अघाड़ी, BVA। उसके नीचे इनके 3 एमएलए, एक रीजनल पार्टी के, एक ही ज़िले की पार्टी के 3 एमएलए एक टाइम पे जीत के आ गए, जिनमें हतेंद्र ठाकर का अपना बेटा क्षितिज भी शामिल है, वो भी एमएलए। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे इलाके में एक क्रिमिनल होल्ड के साथ साथ पॉलिटिकल होल्ड भी बना लिया। यह हमारे मुल्क की त्रासदी है, ट्रेजिडी है कि हम गलत कामों को पॉलिटिक्स में आके लेजिटिमाइज कर लेते हैं। और जितने बड़े लीडर जो होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जड़ें भी पहले किसी न किसी क्राइम में रही होती हैं और इनको उनकी शरण मिल जाती है, उनकी पैटर्नेज मिल जाती है। तो अपने क्राइम के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए इनकी पीठ थपथपाने वाले कुछ बड़े पॉलिटिशियन मिल जाते हैं। तो वो केसेस चलते रहे, नए केस बनते रहे। उसके बाद स्मगलिंग के काफ़ी केस बने भाई ठाकर के ऊपर और उनमें से काफ़ी केसेस में सज़ा भी हुई। स्मगलिंग के चक्कर में भाई ठाकर की मुलाकात दाऊद से हो जाती है, दाऊद से रिश्ते बन जाते हैं, दाऊद गैंग के लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर जितने लोग मुंबई से भगौड़ा होते थे डिफरेंट गैंग्स के, उन सब को शरण देने का काम उन ज़माने में भाई ठाकर ने किया। वो जो भी बड़े लीडर जितने भागे क्राइम के, जो बड़े बड़े सरगना, अंडरवर्ल्ड की जो लड़ाई मुंबई में हो रही थी, वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए जाते थे, तो सबके लाभ वसई विरार, उनके लिए सेफ हाउसेस भाई ठाकर ने बना के रखे थे। उनमें उनको अपनी प्रोटेक्शन में रखना और जब माहौल ठीक हो जाता तो उनको वापस भेज देना। इसी तरह जो बड़े क्राइम्स में जो लोग वांटेड थे, शार्प शूटर, ये वो दारू का धंधा करने वाले, वो सब लोग भी जब उनके ऊपर कोई दिक्कत आती थी या तड़ी पार कर दिए जाते थे मुंबई की हद से, तो वो लोग भी वहाँ से निकल के शरण लेते थे तो भाई ठाकुर के पास। तो इस तरीके से एक बहुत लंबा चौड़ा जाल बिछा के रखा हुआ था क्रिमिनल नेटवर्क का, जिसमें भाई ठाकर की मास्टरी है। देखिए इतने साल उसने क्राइम की दुनिया में रहा, लेकिन किसी भी गैंग ने उसके ऊपर 89 के बाद अटैक करने की, जहाँ हमला करने की, या दुश्मनी लेने की हिम्मत नहीं की।
ये इसको क्लाउड कहते हैं जो भाई ठाकर उसके भाई ने बना के रखा। मुझे याद है कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठाकर का भाई जो है हतेंद्र ठाकुर, वो शरीफ आदमी है, वो क्राइम की दुनिया में नहीं गया। लेकिन मुझे याद है मैंने कवर किया था 2014 में जो इलेक्शन हुई थी महाराष्ट्र असेंबली की, उसमें जो उन्होंने एफिडेविट दिया था हतेंद्र ठाकर ने उसने कहा था उस एफिडेविट में कि मेरे ऊपर 7 क्रिमिनल केसेस हैं, जिनमें 6 केसेस में चार्जशीट फाइल की जा चुकी है और एक केस में चार्जशीट होना बाकी है, लेकिन मुझे अभी तक किसी केस में सज़ा नहीं हुई, मैं सज़ा याफ्ता नहीं हूँ। अब देखिए जब 6 केस में चार्जशीट हो गई, उनकी हियरिंग टाइम पे नहीं होती, उनकी जजमेंट जल्दी नहीं आती, लड़कते रहेंगे केस, कभी उनका फैसला नहीं आएगा। और मुझे याद है 2017 में जो टाडा का केस भाई ठाकर पे चल रहा था, उसमें टाडा कोर्ट के जज ने भाई ठाकर के वकील को बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था कोर्ट में कि तुम इस केस को लटकाने के लिए बहाने बनाते हो। जिस दिन तारीख होती थी भाई ठाकर की, उस दिन इनका वकील कह देता था मैं तो हाई कोर्ट में बिज़ी हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में बिज़ी हूँ, मैं दूसरी किसी कोर्ट में बिज़ी हूँ, आज मैं तारीख पे नहीं आ सकता, आगे की तारीख दे दीजिए। और बहुत टाइम ऐसे चलते चलते जजेस वो तारीख देते रहे। अल्टीमेटली जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, जो सरकार की तरफ से वो केस लड़ रहे थे, उन्होंने पूरी डेट वाइज एक लिस्ट बना के टाडा जज को दी कि जज साहब देखिए, इतनी तारीखों पे भाई ठाकरे के वकील ने एक ही बहाना लगाया है कि वो दूसरी कोर्ट में बिज़ी है, इसलिए आ नहीं सकता। तो इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, जानबूझ के केस को लटकाने की कोशिश हो रही है, जिसमें भाई ठाकर और उसके वकील माहिर थे। उसके 2 कारण थे, एक मैंने किसी और एपिसोड में भी जिक्र किया है। उसमें क्या होता है, अगर आपको एक केस में सज़ा हो जाए तो आप कैदी माने जाते हो, आपको कैदी नंबर मिलेगा, आपको जो कैदियों वाली प्रिजन है उसमें रहना पड़ेगा, जो दूर दराडे है, को अमरावती जाना पड़ेगा, कोला जेल जाना पड़ेगा, कोल्हापुर जेल में भेजेंगे। अगर आप अंडर ट्रायल हो तो आपको जिस जगह के आपका केस चलता है उसके नज़दीक वाली जेल में रखा जाता है, क्योंकि बार बार आपको जेल से कोर्ट में लाया जाना पड़ता है। तो ये लोग जब इनका एक केस में सज़ा हो जाती है तब तक तो दूसरे केस दबा के रखते हैं। जब सज़ा हो जाती है तो उसके बाद एक पुराना केस खुद ही अपने वकील के थ्रू खुलवा लेते हैं कि अब उसकी सुनवाई शुरू करो, ताकि उसकी सुनवाई शुरू हो गई तो आप दोबारा फिर अंडर ट्रायल हो गए और आपको वो सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को मिलती। तो ये एक जो लीगल लुकुनाई है हमारे कानून में, जो कुछ कमज़ोरियां हैं जिनका फ़ायदा क्रिमिनल आम तौर पे उठाते हैं। तो उस चक्कर में इन लोगों को एक आड़ मिल जाती है, कहने को तो कानून के साथ चलते हैं लेकिन करते सब काम जो है वो कानून का फ़ायदा उठा के करते हैं। तो ये करते करते हैं लोगों ने इतनी बड़ी एम्पायर जो थी, एक सल्तनत खड़ी कर ली वसई बाज़ार, नालसपारा, नायगांव एरिया में, कि उसके चलते इनका जो रुतबा था वो पॉलिटिकल पैटर्नेज के साथ इन्होंने फिर खुद के स्कूल कॉलेज बनाने शुरू किए, जैसे मैंने आपको कहा। और जो घर में शादियां हुई वो इतनी धूमधाम से की, हेलीपैड बनाए गए, गैस को हेलीकॉप्टर्स में लाया गया, और इनके पास जो कारों की जो इनके पास जो पूरी एक लंबी चौड़ी कतार है, दुनिया की कोई ऐसी बड़ी कार नहीं है, ऐसा मॉडल नहीं है जो इनके घर में नहीं है। तो उसके चलते 2021 में टू बी प्रिसाइज 21 जनवरी 2021 को इनके यहाँ ईडी की रेड पड़ती है। पूरी ठाकुर जो परिवार है उनका जो पूरा बिजनेस है उसमें ईडी ने कुछ दिनों के बाद बताया कि 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के कागजात ईडी को मिले हैं। 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की उनको जो शुरुआती
सबूत होते हैं वो मिले हैं। अब उसके बाद 1 साल से अभी ज़्यादा हो गया, उसके बाद ईडी ने क्या किया, आगे इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। और इसी चक्कर में इन्होंने बैंक तक नहीं छोड़े। एक पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, जिसमें बेचारे गरीब लोग, लोअर मिडिल क्लास लोगों का ज़्यादा पैसा था। रिटायरीज थे जिनकी पेंशन वहाँ से जमा करवा रखी थी, उनमें से बहुत लोग बेचारे उस बैंक में के जो फ्रॉड हुआ सबसे बड़ा, वो उसी दीवान हाउसिंग का जो बहुत बड़ा डायरेक्टर था, उनका रिश्तेदार भी था मालकों का, बरयाम सिंह, वो इसी बैंक का चेयरमैन था। और कहते हैं कि 1,000 करोड़ रुपया तो उसी बैंक से भाई ठाकर के ट्रस्ट ने उस बैंक से लिया। तो वो तो लिया, लेकिन वहाँ पे लोग जो बेचारे आज तक उस बैंक के फ्रॉड के बाद, बैंक बंद होने के बाद 100 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोई हार्ट अटैक से मर गया, किसी ने खुदकुशी कर ली, कोई किसी और बीमारी से मर गया। मतलब वो गरीब जिनका ईमानदारी का पैसा था, उनके पूरी ज़िंदगी की कमाई उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में रखी थी, वो ऐसे लोगों की वजह से, दीवान हाउसिंग वाले जो लोग जो सिस्टम का फ़ायदा उठा के बिज़नेस चलाते हैं, उनकी वजह से उन लोगों को आज तक सफ़र करना पड़ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले उस बैंक को टेक ओवर किया है, एक यूनिटी बैंक के हवाले उसको कर दिया गया। अब यूनिटी बैंक वाले कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 5-6 साल में जिन लोगों का पैसा पहले डूबा था उनको थोड़ा थोड़ा करके वापस दिया जाए। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि 5-6 साल में कितने और लोग मर जाएंगे, खप जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन फ्रॉड करने वाले करके चले गए, भुगतने वाले भुगते। ये एक जो कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड कभी आम आदमी को इम्पैक्ट नहीं करता, क्रिमिनल को मारता है और गोली वाले को लगती है, लेकिन इन लोगों की वजह से यहाँ पे गरीब लोगों पे भी चोट लगी है, लोगों को मरने को मजबूर होना पड़ा है। तो ये कहानी थी दोनों भाइयों की, विरार के भाइयों के भाई। उनके साथ साथ आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।